नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का खास बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बात करेंगे सबसे पहले सुरेंद्र रावत की, क्योंकि सुरेंद्र रावत जो हैं वो यूकेएसएसएससी के नए सचिव बनाए गए हैं और आज नए सचिव अपना पद जो है, अपना पदभार जो है वो ग्रहण करेंगे। संतोष बडोनी को हटाने के बाद ये फैसला जो है वो लिया गया है। उनकी जगह अब सुरेंद्र रावत जो है वो आयोग के नए सचिव होंगे। तो सुरेंद्र रावत का नाम जो है वो सामने आया है निकल करके कि अब इनको नए सचिव जो है वो बनाया गया है। यूकेएसएसएससी के नए सचिव हैं ये, और आज नए सचिव जो हैं वो अपना पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। अपना पद जो है वो आज संभालेंगे। आज से कामकाज का जिम्मा जो है वो एक नए सचिव के तौर पर संभालेंगे। संतोष बडोनी को दरअसल हटाया गया था और संतोष बडोनी को हटाने के बाद ये फैसला जो है वो लिया गया है और अब संतोष की जगह सुरेंद्र रावत जो है वो आयोग के नए सचिव होंगे और आज से ही वो अपने कामकाज का जिम्मा जो है वो संभालने जा रहे हैं, क्योंकि आज नए सचिव का पद ग्रहण करने वाले हैं। देहरादून में यूकेएसएसएससी के पेपर लीक मामले में पकड़े गए बीजेपी नेता जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत को बीजेपी ने आगामी 6 सालों के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने बताया कि राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रही है, जिसके तहत ही पार्टी संगठन ने मामले का संज्ञान लेते हुए हाकम सिंह रावत को 6 साल के लिए पार्टी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से इस राज्य में बनी है, हमने अपने प्रदेश की जनता से वादा किया था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का काम करेंगे और उस पर हम काम कर रहे हैं। हम किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी किसी प्रकार का व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा प्रभावशाली हो, अगर जो कहीं पर भी उसका नाम आता है तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। और निश्चित रूप से सरकार ने कार्रवाई की जो जांच चल रही है उसमें कुछ चीज़ें आई हैं और हमने कार्रवाई की है। तो यूकेएसएसएससी मामले में एसटीएफ की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कार्रवाई में और तेजी लाने की बात कही है। तो वहीं कांग्रेस भी लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि जब तक मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं होगा, हम इस मामले को जोर शोर से उठाते रहेंगे। वहीं उन्होंने एसएसपी अजय सिंह को सम्मानित करने को लेकर भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि कप्तान को सम्मानित कर मामले को दबाने की कोशिश की जाए। खाली छोटी मछली निश्चित तौर पे जिस तरीके के सोशल मीडियाज़ में अगर आप देख रहे हैं, उसकी जो तस्वीरें हैं वो सभी बड़े नेताओं के साथ हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स उसमें हैं, मुख्यमंत्री जी उसमें, और राज्य के कुछ बड़े अधिकारी जो उच्च पदों में बैठे हैं उनके साथ उसकी फ़ोटो है। इस बात के भी सबूत हैं कि उसके होटल में जाके, उसके रिजॉर्ट में जाके कई मंत्री और कई बड़े अधिकारी रुकते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको संरक्षण प्राप्त है। और हाकम सिंह खाली छोटी मछली को पकड़ के अगर ये सोच रहे हैं कि हमने एक की बलि चढ़ा दी और बाकी सब बच जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। हम लोग दबाव बना के रखेंगे, हम लगातार जनता के बीच में जाएंगे जब तक हाकम सिंह अपने आकाओं के नाम नहीं बताएगा जिनके शय पे, जिनके संरक्षण पे उसने ये सब कराया है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हितेश त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेश, जिस तरीके से यूकेएसएसएससी मामले पर बीजेपी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है कि हमने निष्कासित कर दिया, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया हाकम सिंह को, लेकिन वहीं कांग्रेस जो है वो लगातार हमलावर है। कांग्रेस ये कह रही है कि छोटी मछली पर गाद गिराने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इसकी जड़ें कहां तक जुड़ी हुई है, बीजेपी को उसकी तह तक भी पहुंचना होगा, मंथन करना होगा बीजेपी को। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यूकेएसएसएससी का मामला पूरा तूल पकड़ता जा रहा है, उसमें लगातार अब तक 18 गिरफ्तारियां इसमें हो गई हैं और पिछली बार हमने बताया था कि कांग्रेस के एक बेटे का लड़का भी इसमें गिरफ्तार हुआ था। और अभी लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो हाकम सिंह रावत, जो कि भारतीय जनता पार्टी का नेता है और जिला पंचायत का सदस्य है, उसको भी गिरफ्तार किया है और उसको जेल भेज दिया गया। हालांकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने साफ तौर पर कहा है कि महज सम्मानित करने से या इन छोटी मछलियों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, किसकी सह पर यह काम हुआ है, क्योंकि आयोग एक बहुत बड़ा मामला है। आयोग में जिस तरह से भर्ती में धांधली हुई है, कहीं ना कहीं जिस तरह से सचिवालयों में बैठे अधिकारियों से तालमेल हाकम सिंह रावत ने बैठाया है, आखिरकार किसकी सह पर ये तालमेल हाकम सिंह रावत ने बैठाया, कब तक इन लोगों की, जो इनके बड़े आका हैं, बड़े नेता हैं, उनकी कब गिरफ्तारियां होंगी, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। जी, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अब बीजेपी का क्या रिएक्शन इस पर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी जो है वो ये कह रही है कि हमने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन क्या
बाहर का रास्ता दिखाना काफी है या फिर उस तक की जड़ तक पहुंचना जरूरी है कि आखिर किसका संरक्षण जो है वो हाकिम सिंह को मिला हुआ था, क्योंकि कई बड़े चेहरे ऐसे हैं जिनके साथ फोटोज जो है इस हाकिम सिंह की वायरल है। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीर दिखाई भी दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है जब तक इस मामले की पूरी परत तक नहीं खुल जाती तब तक इस मामले में जांच होती रहेंगी, कार्रवाई होती रहेंगी, गिरफ्तारियां होती रहेंगी। और बड़ी बात है क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस नेता को 6 साल के लिए निष्कासित किया है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़े करता है, क्योंकि आगे भी कई बड़े नेता हैं, कई राजनीतिक पार्टियां हैं जिनसे कई नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं। अभी एसटीएफ ने वो बात भी अभी गुप्त रखी, आखिरकार कौन वो दूसरे नेता हैं जिनका नाम अभी सामने नहीं आया। और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जब हम सवाल करते तो यही कहते हैं कि परत दर परत जब तक इसका पूरा मामला खुलकर सामने नहीं आएगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है। जी जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। तो यूके SSSC मामले में फिलहाल जो कार्रवाई है वो तेज होती नजर आ रही है। वहीं देहरादून की अगर हम बात करें तो महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्लान जो है पूरी तरीके से तैयार है। 18 तारीख से प्रदेश भर में चौपाल जो है वो लगाए जाएंगे। विधानसभा से लेकर बूथ स्तर तक चौपाल का आयोजन जो है वो किया जाएगा। महंगाई के खिलाफ सरकार को घेरने की तैयारी में लगातार कांग्रेस से 18 से 28 अगस्त तक चौपाल का आयोजन जो है वो किया जाएगा। तो विधानसभा से लेकर बूथ स्तर तक तमाम लोग जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि महंगाई को लेकर अभी तक कांग्रेस जिस तरीके से दिल्ली में मोर्चा खोले हुए थे, अब कांग्रेस महंगाई के खिलाफ देहरादून में भी अपना प्लान जो है वो तैयार कर रही है। 18 तारीख से प्रदेश भर में चौपाल जो है वो लगाए जाएंगे और महंगाई के खिलाफ विरोध जो है वो दर्ज कराया जाएगा। बूथ स्तर से लेकर बूथ तमाम लोगों को महंगाई के खिलाफ सरकार को घेरने के लिए तैयार किया जा रहा है। 18 से 28 अगस्त तक ये पूरा जो प्लान है कांग्रेस का वो काम करेगा। महंगाई के खिलाफ अब कांग्रेस उत्तराखंड की सड़कों पर भी नजर आएगी। 18 तारीख से प्रदेश भर में चौपाल जो है वो लगाए जाएंगे। तो महंगाई के खिलाफ सरकार को घेरने की तैयारी में अब कांग्रेस उत्तराखंड में भी तैयारी कर रही है। हितेश लगातार हमारे साथ बने हुए। हितेश, हमने देखा कि दिल्ली में लगातार महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी था, लेकिन अब दिल्ली के बाद रुख करती भी कांग्रेस नजर आ रही है उत्तराखंड का भी। और क्या क्या तैयारी, किस प्लानिंग के तहत अब उत्तराखंड में देहरादून की सड़कों पर कांग्रेस नजर आएगी महंगाई के खिलाफ? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी ने लगातार भ्रष्टाचार, महंगाई और जीएसटी को लेकर जिस तरह से आंदोलन किया है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी के विरुद्ध मुखर होती दिखाई दे रही है। तो वहीं उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी हो या जितने भी जिले उत्तराखंड के अंदर हैं, सभी जिलों में कांग्रेस पार्टी 18 से लेकर आगे की 3-4 दिन तक एक आंदोलन करने जा रही है। और जिस तरह से, क्योंकि बूथ इकाइयों पर यह कार्यक्रम इसके कांग्रेस के यहाँ होने वाले हैं, क्योंकि आज कांग्रेस की एक बैठक है जिस बैठक में यह निर्णय लिए जाएंगे कि जो प्रदेश के अंदर जितने भी इकाइयाँ हैं, बूथ हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी बैठकें होने वाली है, उसी के हिसाब से वहाँ पर महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ यह कार्यक्रम होने वाले हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हितेश आपका। तो महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने प्लान जो है वो अपना तैयार कर लिया है और अब दिल्ली के बाद अगली रणनीति के तहत देहरादून में महंगाई के खिलाफ सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। वहीं अगली खबर भी देहरादून से ही, जहां बारिश को लेकर येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। 17 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। 18 से 19 अगस्त को भारी बारिश की संभावना जो है वो जताई जा रही है। इसके अलावा नैनीताल, बागेश्वर में भी भारी बारिश की संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो 17 अगस्त को हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। 18 से 19 अगस्त को भारी बारिश की संभावना जो है वो मौसम विभाग जता रहा है, लिहाजा बारिश को लेकर येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है देहरादून में। इसके अलावा हम आपको बताएं, क्योंकि पहाड़ों का हाल हल्की सी बरसात में भी बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है, क्योंकि ऊपर से मलबा बहकर आने का खतरा लगातार बना रहता है। भूस्खलन की स्थिति लगातार पहाड़ों पर रहती है, जिसकी वजह से सड़कें जो हैं वो पूरी की पूरी बह जाती हैं, टूट जाती हैं और यातायात पर भी खासा असर पड़ता है। वाहनों की रफ्तार जो है वो थम जाती है और बारिश को लेकर एक बार फिर से येलो अलर्ट जो है वो देहरादून में जारी किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए देहरादून से हितेश त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं और संजय पुंडरी जो है वो हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। संजय, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, फिलहाल मौसम का मिजाज कैसा देखने को मिल रहा है? क्योंकि 17 तारीख यानी कि कल ही हल्की बारिश की संभावना, उसके बाद 18 से भारी बारिश की संभावना और आज 16 तारीख है।
देखिए नहीं तो एक बार फिर मौसम विभाग ने अपना पूर्वानुमान जारी किया है, जिसको लेकर लगातार ही जो आपदा प्रबंधन टीम है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रही है। हमने देखा है कि जिस तरह पहाड़ों में लगातार बारिश होती है तो मैदानी जिलों से यह खबर आती है कि वहां बाढ़ की स्थिति हो जाती है। उन्हीं सब से निपटने के लिए लगातार हरिद्वार की अगर बात कर लेते हैं तो हरिद्वार में जो बाढ़ राहत टीमें हैं वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों में जब बारिश होती है तो गंगा से लगते हुए सभी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बन जाता है, जिसको देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। हमने बीते दिनों भी देखा है कि जो गंगा नदी थी वो पूरी तरह उफान पर थी। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में दर्जनों मकान बाढ़ की जद में आ गए थे, और जिस तरह से एक बार फिर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया तो इसको लेकर लगातार ही उत्तराखंड के सभी जनपदों में एहतियात बरतने की अपील की है और लोगों को कहा है कि आप समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए, क्योंकि पहाड़ों की बारिश से लगातार मैदानी जिलों में असर दिखाई देता है। निदा बिल्कुल, हितेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हितेश, बारिश को लेकर जो येलो अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में क्या लोगों को जागरूक करने का काम भी प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, या जरूरी एहतियाती कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 2 जिलों में अभी इसका येलो अलर्ट जारी किया है आपदा प्रबंधन विभाग ने, इसके लिए 4 यूनिट को वहां पर तैनात करने की बात ऐसी कही है, क्योंकि जिस तरह से 2 जिलों में यह येलो अलर्ट अभी जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार आपदा प्रबंधन केंद्र पर नज़र बनाए हुए, उन्होंने भी साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी अधिकारी अपना मोबाइल से बंद नहीं करेगा। और जिसके बाद अगर जिस तरह से आपने बात कही है कि 2 जिलों में कोई एहतियात बरतने के कोई ऐसे निर्देश दिए हैं, बिल्कुल जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो बाढ़ भूस्खलन जैसी स्थिति जहां पर बन रही है वहां से लोगों को पलायन कराने का प्रयास वहां पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ लगातार कर रही है। जी बिल्कुल ठीक है। चलिए संजय और हितेश, आप दोनों अपना भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि जब पहाड़ पर मौसम खराब होता है तो सबके लिए आफत बनकर कहर बनकर टूटता है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी। ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है, हर कोई उन्हें फूल अर्पित करके श्रद्धांजलि सुमन अर्पित कर रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 5वीं पुण्यतिथि पर भाजपा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित की। महेंद्र भट्ट ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो जगह जगह से ऐसी ही तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं, क्योंकि स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है आज और हर कोई श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। महेंद्र भट्ट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अटल जी की पुण्यतिथि, हम जैसे कार्यकर्ता जो उनके उद्बोधन से ही कार्यकर्ता के ऊपर खड़े हुए हैं। मैं तो अगर अपने राजनीतिक जीवन का पहला भाषण मैंने किसी का सुना, अटल जी थे, मृदुभाषी, और सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने का उनको स्वभाव था। मुझे ध्यान है जब ऋषिकेश आए थे तो जैसे ही वो मन से खड़े होते उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर बाहर तक हम साथ साथ आए। और चलिए अब वापस से रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की कुछ और अहम खबरों का। देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर ने देर शाम ITDA स्थित स्मार्ट सिटी ट्रैफिक कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कंट्रोल रूम में लगे CCTV कैमरों से शहर के विभिन्न चौराहों पर यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों से ट्रैफिक कंट्रोल रूम से किए जाने वाले कार्यों की भी जानकारी ली। यातायात व्यवस्था से संबंधित थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। और इधर लक्सर में भानु गुट से BKU ने हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर तिरंगा जुलूस निकालते हुए आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के नेतृत्व में तिरंगे झंडों को हाथ में लेकर मोटरसाइकिलों और चौपहिया वाहनों से जुलूस निकाला गया। इस दौरान किसान नेताओं ने आजादी के अमृत महोत्सव पर भारत सरकार से अपेक्षा रखते हुए मांग रखी कि सरकार जल्दी किसान हित में किसान आयोग का गठन कर कृषि प्रधान देश को एक सौगात दे। पूरा देश झंडा फहरा रहा है, तो इसी उपलक्ष्य में भारतीय किसान यूनियन भानु
भी अपनी तिरंगा यात्रा निकाल रहा हो और पूरे जोर शोर से निकाल। वर्षगांठ है तो एक अमृत महोत्सव है। ये सब देश के नागरिकों की जिम्मेदारी भी बनती है कि अपने इस ऐतिहासिक उत्सव को हर्षोल्लास से मनाएं। तो हमारी भारतीय किसान यूनियन भी आज सड़कों पे उतर के ये सरकार को एक संदेश भी देना चाहती है कि हमारा एक राष्ट्रीय स्तर पे किसान आयोग का गठन हो, जिससे किसान खुशहाल और उन्नत बन सके। हरिद्वार जिले के रुड़की में देर शाम तिरंगा झंडा लेकर कुछ युवा मौत के पुल पर चढ़ गए। जान जोखिम में डालकर दर्जनों युवा तिरंगा फहराने के लिए 50 फुट ऊंचे पुल पर चढ़ गए। तो तिरंगा झंडा लगाने ये मौत के पुल पर चढ़ गए। रुड़की से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर 50 फुट ऊंचे पुल पर ये जो युवा थे वो चढ़ गए। झंडा हाथ में इनके है। कुछ युवा हैं ये जो इस मौत के पुल पर चढ़े हैं। तिरंगा झंडा लगाने चढ़े थे ये इस मौत के पुल पर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पर्यटन नगरी में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सभी स्कूलों में ध्वजारोहण के बाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही टाउन हॉल सभागार में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बच्चों ने अपनी प्रतिभा से वहां मौजूद सभी लोगों का मन मोह लिया। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी जो ये नया टाउन हॉल बना है तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। हमारा स्कूल भी यहाँ प्रोग्राम करना है। हम लोग यहाँ गढ़वाली डांस कर रहे हैं और जैसे कि यहाँ पे 3 हमारी कैटेगरीज हैं, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर्स। तो हम लोग अपने स्कूल से तीनों कैटेगरीज में आए हैं, तो सारे स्कूल्स आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। जी, इस बार बहुत अच्छा लग रहा है कि हर जगह हमें तिरंगा देखने को। बिल्कुल, आज मसूरी नगर पालिका और मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संयुक्त रूप से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बहुत सुंदर प्रस्तुति यहाँ बच्चे और विभिन्न स्कूलों द्वारा की गई। मैं इस अवसर पर धन्यवाद करूँगा सभी टीचर्स को जिन्होंने तैयारी कराई, आयोजक मंडल को और उन तमाम बच्चों को जिन्होंने यहाँ पर आके बहुत सुंदर यहाँ पर प्रस्तुति दे रहे हैं। यहाँ अभिभावक भी हैं, यहाँ सारे तमाम शहर के लोग हैं। इन सभी लोगों को बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की। हल्द्वानी में 38 साल बाद आज शहीद का पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंचेगा। आपको बता दें कि 29 मई 1984 को सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान बर्फीले तूफान में शरीर दब गया था। 19 कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात जवान चंद्रशेखर हरबोला शहीद हुए थे। परिजनों ने अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी हैं। गोपेश्वर के व्यापारियों ने अनोखे अंदाज में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। व्यापारियों ने लोनीवी की एनएच इकाई की लापरवाही के चलते देशभक्ति गीतों के साथ श्रमदान कर नालियों मलबा हटाकर विभाग को आईना दिखाया। दरअसल नगर में नालियों में अटके मलबे से नालियों का पानी सड़क से होते हुए दुकानों में घुस रहा था, जिससे व्यापारियों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा था। उसे नगर क्षेत्र की जो मुख्य नालियां हैं, एनएच के अधिकारियों और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कई बार सूचना दी गई कि कृपया आप इन नालियों को खोलें, क्योंकि इन नालियों के बंद होने के कारण जो हमारी आवासीय भवन है, जो हमारी दुकान है, उनके अंदर बहुत ही गर्द के साथ पानी घुस रहा है। कई लाखों रुपए का नुकसान व्यापारियों को और भवन स्वामी को हो चुका है। आज हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, तो व्यापारियों ने सोचा कि इस आज़ादी का तभी महत्व है जब हम अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ें, अपनी नगर के लिए हम खुद जिएं और इस नगर की सफाई है, अगर ये सरकारी अमला इसी तरह के सोआ रहा तो हमें खुद अपने घरों से निकल कर। रामपुराय घट्टी का लड़का मोनू है, इसने एक तहरीर लिखी थी। तो फिलहाल उत्तराखंड के खास बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।